विधानसभा चुनाव के लिए जो हवाई संकेत दे रही हैं, वो तो ऐसा संकेत दे रही हैं कि 2024 का जो संग्राम होगा, जो लड़ाई होगी, और ये जो 2023 के सेमीफाइनल पे काफी आधारित रहेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का मामला तो वहां बिल्कुल टक्कर का है, कांटे की टक्कर है। और उस कांटे की टक्कर में वैसे वहां पर अगर देखें तो कांग्रेस 21 दिख रही है। कांग्रेस की सीटें भी ज्यादा आ सकती हैं और कुछ आंकड़े तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो राजस्थान की एक रिवायत रही है, राजस्थान का एक चलन रहा है कि हर 5 साल में वो सरकार चेंज करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की जो नवंबर 2023 में होंगे। 3 दिसंबर 2023 को जिनका चुनाव परिणाम आएगा और जिन चुनावों को 2024 में जो सत्ता संग्राम होना है, सत्ता का संघर्ष होना है, आप ये कह लें कि महासंग्राम होगा देश के लिए, उस चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन 5 राज्यों के चुनाव के लिए हवा कैसी है, हवा का रुख कैसा है, माहौल किस प्रकार का बना हुआ है और क्या लग रहा है कि कौन आगे है। आप इस बात से मान लीजिए कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम कितने महत्वपूर्ण हैं, इन 5 राज्यों का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है कि इन चुनावी राज्यों के लिए, चाहे वो कांग्रेस का आला कमान है, शीर्ष नेतृत्व है, या बीजेपी का आला कमान है, चाहे वो मोदी और अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, और चाहे फिर वो राहुल, सोनिया, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आप मान लीजिए कि सभी ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है इन 5 राज्यों के अंदर। वो 5 चुनावी राज्य जो पूर्वोत्तर के राज्य भी हैं, दक्षिण के राज्य भी हैं और उत्तर भारत के महत्वपूर्ण 3 राज्य हैं। और इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद में आप ये मान लीजिए कि जब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी तो ये बुनियाद मानी जाएगी उस लोकसभा चुनाव की तैयारी की। लोकसभा इलेक्शन की जो हार और जीत का सिलसिला चलेगा पक्ष और विपक्ष के बीच जो होगा, ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो मैं आपको बताने चला था कि आखिर इन 5 राज्यों में माहौल कैसा है, हवा का रुख क्या है। मैं आपको इसके अंदर कोई सीटों की बात नहीं बताने जा रहा, हम कोई सर्वे की बात नहीं कर रहे, हम तो केवल ये बता रहे हैं कि वहाँ रुख कैसा है, लोग क्या सोच रहे हैं, और अदर जो आसपास के प्रदेश हैं, अन्य सूबों की जनता या जो सियासत में रुचि रखने वाले लोग हैं, वो वहाँ का क्या आकलन कर रहे हैं। अगर सबसे पहले बात दक्षिणी राज्य तेलंगाना की कर लें तो 6 महीने पहले तेलंगाना का माहौल ये था कि जैसे BRS यानी कि भारत राष्ट्र समिति और उसके जो नेता हैं चंद्रशेखर राव, CS राव के बारे में ये कहा जाता था कि वो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। अगर 2019 के चुनाव परिणाम को देखें तो चुनाव परिणाम कुछ ऐसा ही था, और कुछ ऐसा लगता था 2019 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसके बाद तो ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी बहुत आगे बढ़ रही है। CSR की बेटी को हरा दिया था बीजेपी के प्रत्याशी ने, और दूसरी तरफ वहाँ पर कांग्रेस बीजेपी से पीछे रह गई थी लोकसभा के अंदर। और पिछले 6 महीने में देखें तो ये कहा जाता था कि चंद्रशेखर राव वहाँ पूरी तरह से मजबूत है, हैट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे बीजेपी डाउन हुई थी। और फिर अब पिछले 6 महीने में, और ये कहें 6 महीने की बजाय भी पिछले 3-4 महीने में कहें कि उस गैप को, जो CSR और बीजेपी का जो गैप था, उसको कांग्रेस ने पाटना शुरू किया, कांग्रेस ने भरना शुरू किया। और आज का माहौल तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत होकर उभरी है। जो बीजेपी का जो वहाँ पर घटा था दायरा, उसको लगता है कि कांग्रेस ने पूरी तरह पाटा है। अगर हम ये कह दें कि तेलंगाना के अंदर चंद्रशेखर राव यानी कि CSR की BRS भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच चुनाव बहुत नज़दीक का बन गया है। और अगर ये भी कहें जो हवा का रुख बता रहा है, जो वहाँ के तमाम जो सर्वे करते हैं खबरिया चैनल, अगर उनको भी मान लें, क्योंकि उसमें सियासत में रुचि रखने वाले लोग हैं, सियासत की हवा नापने वाले लोग हुआ करते हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो मान लीजिए कि जो दक्षिण का राज्य है, दक्षिण का दूसरा द्वार है कर्नाटक के बाद, वहाँ पर हवा का रुख ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तेलंगाना के बाद हम आपको लेके चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जो नक्सल प्रभावित राज्यों में सबसे आगे माना जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल की सरकार चल रही है। हालांकि वह लोकल लेवल पर विरोध है, कहीं ना कहीं दिखाई देता है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, विधायकों के कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी सामने निकले, ईडी भी वहाँ कार्रवाई कर रही है। और थोड़ा बहुत बीच में देखने को मिला था कि भूपेश बघेल और TRS देव जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश थी
लेकिन उस सब को पिछले कुछ दिनों में पाट लिया गया। और भूपेश बघेल जो अपनी तमाम योजनाएं लेके आए, किसान कल्याणकारी नीतियां लेके आए, इस सब के बावजूद मान लीजिए आप कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत मजबूत है आज भी वहां पर। लेकिन दूसरी बात और है कि क्योंकि वो 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोकल लेवल का भ्रष्टाचार भी है, लोकल लेवल की राजनीति भी है, लेकिन इसके बावजूद अगर बीजेपी कुछ वहाँ कुछ नया कर लेती है, अगर यानी कि आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो चुनाव लड़ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा कहीं दिखते नहीं पिक्चर में। मोदी और कमल के नाम पर वहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। अब वो मोदी और कमल का फैक्टर वहाँ कितना प्रभावी रहेगा, जहाँ लोकल राजनीति क्षेत्रीय मुद्दे भी बहुत हावी रहते हों। लेकिन जो वर्तमान में दिख रहा है, जो हवा का माहौल दिख रहा है, वो तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे बीजेपी के पक्ष में कम है और कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा है, और उस पर भी भूपेश बघेल पर कोई दाग ज़्यादा है नहीं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकल लेवल पर थोड़ी सी राजनीतिक घटनाक्रम कुछ ऐसा है, लेकिन वो कितना प्रभावी रहेगा वहाँ के चुनाव पर, इतना जरूर है कि आज वहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कहीं ज़्यादा प्रभावी दिख रही है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जब 2019 का चुनाव हुआ था तो आप मान लीजिए कि लगभग 7-8 सीटों का गैप रह गया था। कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं थी। कांग्रेस के कमलनाथ वहाँ मुख्यमंत्री बन गए थे। लगभग 1 साल सरकार चलने के बाद विद्रोह हुआ, सरकार गिरी और मामा शिवराज सिंह चौहान फिर से आ गए। आज अगर देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनाव कांटे का माना जा रहा है। पिछले चुनाव के अंदर भी वोट परसेंटेज में जाएं तो बीजेपी का वोट परसेंटेज ज़्यादा था, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज़्यादा हो गई थी। और आज भी ऐसा जा रहा है कि वोट परसेंटेज दोनों का लगभग बराबर है। हालांकि चुनावी सर्वे तो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में टक्कर बहुत कांटे की है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी परेशानी वही है, जो लोकल छत्रप है वो बीजेपी के अंदर बिल्कुल एक तरह से डाउन कर दिए गए। जो स्थानीय छत्रप, स्थानीय नेता रहे हैं, उनको पूछा नहीं जा रहा और केवल मोदी जी के चेहरे पर सारा चुनाव चल रहा है। हालांकि चुनाव तो बीजेपी में काफ़ी लंबे समय से मोदी जी के चेहरे पर ही रहा है, लेकिन क्योंकि शिवराज चौहान भी बीजेपी के अंदर एक बड़ा फैक्टर हैं। और अगर आप पिछले समय में चलें, कुछ दिन पहले की बातें थी जब शिवराज सिंह चौहान को टिकट जब तक नहीं मिला था, तो शिवराज सिंह चौहान ने भी एक चुनौती दे डाली थी बीजेपी के आला कमान को। आपको ध्यान होगा उनका वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, और आपने देखा भी होगा शायद जरूर, कि जिसके अंदर शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि क्या मुझे विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। अपने कार्यकर्ताओं से शिवराज पूछ रहे थे कि क्या मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रहे थे कि क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनना चाहिए या नहीं। यानी कि वो सीधे सीधे अपनी चुनौती दे रहे थे। और मान लीजिए, जो मैंने आपसे कहा कि क्षेत्रीय छत्रप जो हैं, जिस तरह बीजेपी में कमज़ोर हुए हैं, उसका कहीं नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है और उसका कोई फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि लोकल लेवल पर कई बार नाराज़गी भी होती है और लोकल लेवल के नेताओं से उम्मीदें भी होती हैं। अब वहाँ पर भी बीजेपी कमल निशान और मोदी चेहरा, इन दोनों चीज़ों पर लड़ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी है काफ़ी समय से, और एक मामला वो भी है कि जो सरकार गिरा करके बीजेपी की सरकार बनी थी, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ये बात भी जरूर रह जाती है कि भाई सरकार, चुनी हुई सरकार थी, उसको गिराया गया। वो फैक्टर कितना प्रभावी रहता है, सिंधिया कितने प्रभावी वहाँ पर होते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का मामला तो वहाँ बिल्कुल टक्कर का है, कांटे की टक्कर है। और उस कांटे की टक्कर में वैसे वहाँ पर अगर देखें तो कांग्रेस 21 दिख रही है। कांग्रेस की सीटें भी ज़्यादा आ सकती हैं और कुछ आंकड़े तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन हवा का रुख ऐसा है कि आपको कुछ समझने नहीं देगा आसानी से। हवा का रुख, जो माहौल है, वो इतना लग रहा है कि जैसे वहाँ सत्ता का संघर्ष, सत्ता का जो संग्राम है, वो बहुत कांटे का बन चुका है। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान की एक रिवायत रही है, राजस्थान का एक चलन रहा है कि हर 5 साल में वो सरकार चेंज करते हैं। खासकर 90 के दशक के बाद अगर हम चलें तो 90 के बाद के दशक तो होता ये रहा कि पिछले 25 साल से एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, एक बार अशोक गहलोत और एक बार वसुंधरा राजे सिंधिया, ये मुख्यमंत्री बनते रहे। अगर हम राजस्थान की राजनीति को देख के चले तो पिछले 6 महीने पहले जो वहाँ का जो माहौल था वो आज नहीं है। 6 महीने पहले का जो माहौल था वो कुछ इस प्रकार था कि जैसे बीजेपी ने लोगों के दिलो दिमाग पर अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन आज दिखता है कि वहाँ भी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, नज़दीकी आ रहा है। और उस सब के बीच में जो ईडी की छापेमारी हुई, अशोक गहलोत के पुत्र पर जो सम्मन भेजा गया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के निवास पर जो छापेमारी हुई, उसको देखकर तो यही समझा जाएगा, क्योंकि जब भी कभी एजेंसियां सामने आ जाती हैं,
क्योंकि जब भी कभी एजेंसियां सामने आती हैं तो माना तो ये जाता है कि कहीं ना कहीं सत्ता को कोई परेशानी है। आप नज़ीर मान सकते हैं बंगाल को। पश्चिम बंगाल में ध्यान होगा जब वहाँ चुनाव चल रहा था तो चुनाव के दौरान जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया था, मतदान की तिथियां नज़दीक आ रही थी, तो उसी दौरान ममता बनर्जी के नज़दीकी लोगों पर ईडी की छापेमारी शुरू हो गई थी। ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो गया था ममता बनर्जी के भतीजे पर भी। लेकिन उसके बावजूद खैर हम राजस्थान वापस आते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर भी राजस्थान में भी एजेंसियाँ तेज हो रही हैं, एजेंसियों की गतिविधियाँ, कार्रवाई तेज हुई है और एक साथ छापेमारी शुरू हुई है, तो लगता है कि राजस्थान का चुनाव भी बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। हालांकि राजस्थान में मैंने आपको पहले बताया कि रिवायत है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन अशोक गहलोत ने भी पिछले दिनों में काफ़ी स्कीमें लागू की। और अगर हम ये भी कहें कि पिछले 6 महीने पहले जो वहाँ का माहौल था वो आज नहीं रहा, उस माहौल में बदलाव आया है। इधर वसुंधरा राजे सिंधिया भी भाजपा से कहीं ना कहीं जितनी नाराजगी उनकी पिछले दिनों थी, हालांकि वो सामने तो नहीं आ रही, लेकिन ऐसा भी लगता है कि कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। और अगर कुछ ऐसा हुआ, यानी कि वसुंधरा राजे ने अंदर खाने कोई खेल किया, कोई किसी प्रकार का खेला हुआ, तो फिर दिक्कत राजस्थान में ही बन सकती है। लेकिन वर्तमान का जो माहौल फिलहाल तो वहाँ पर राजस्थान में रिवायत के हिसाब से भी, और अगर ज़मीनी मामला देखें तो राजस्थान में बीजेपी आगे लगती है। इसके बाद चलते हैं सुदूर जो पूर्वोत्तर का राज्य है मिजोरम। मणिपुर के नज़दीक लगता है मिजोरम, और मिजोरम में दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं। मिजो फ्रंट के मुकाबले में एक नया गठबंधन वहां पर तैयार हुआ है, और मान लीजिए कि मिजोरम के अंदर जो सत्ता का संघर्ष होगा वो क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस की जो भूमिका रहेगी वहाँ पर वो सहायक की भूमिका रहेगी। और मिजोरम का मैंने आपको पहले ही बताया कि मणिपुर, क्योंकि मिजोरम के बिल्कुल साथ लगता हुआ है, तो मणिपुर वहाँ असर जरूर डालेगा। इन 5 राज्यों का जो हमने आपको बताया कि हवा का रुख तो ऐसा है कि 2024 का सत्ता संग्राम बहुत तेज होने वाला है। विधानसभा चुनाव के लिए जो हवाएं संकेत दे रही हैं वो तो ऐसा संकेत दे रही हैं कि 2024 का जो संग्राम होगा, जो लड़ाई होगी, और ये जो 2023 के सेमीफाइनल पे काफ़ी आधारित रहेगी आगे चल के, क्योंकि चुनाव के अंदर जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक हवाएं बदलती हैं, हवाओं का रुख बदलता है, और हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आज की परिस्थिति क्या है हमने आपको बताई, समय समय पर आप फिर बताएंगे कि चुनावी राज्यों में कैसे हालात हैं, क्या हो सकता है। इसके साथ साथ ही नज़दीक लगते चुनावी राज्यों खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। इस प्रकार के वीडियोस के लिए और ताज़ा तरीन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।